प्रश्न ये है कि आप झारखंड में या पूरे भारत में जितने भी आदिवासी या जितने भी दलित लोग रहते हैं उन लोग विद्यार्थी नहीं हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? जाकर देखिए आप बिहार और झारखंड के एक भी स्कूल या कॉलेज में एक भी अच्छे टीचर हो तो शिक्षा को आप ठीक कीजिए, स्वास्थ्य को आप ठीक कीजिए। दो चीज़ आप ठीक कर नहीं रहे हैं और पूरा जाति और धर्म और समाज पे आप सब पूरा राजनीति कर रहे हैं। ये किस प्रकार का समाज है आपका? आपने बेस मजबूत किया ही नहीं है। किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम का आप बात कर रहे हैं? बेस आप मजबूत करें, उसके बाद आपसे कोई नहीं मांगेगा एजुकेशन। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। यहाँ पर जो आपको छात्र छात्राएं दिख रहे हैं वो लगातार 3 मार्च से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जो कोविड के टाइम पर जो भर्तियां हुई, यूपीएससी हो गई, एसएससी, आईबीएस, जी मेन, जितनी भी भर्तियां हुई थी उनमें इन्हें रिलैक्सेशन चाहिए। 2 साल का, जो कोविड में 2 साल बर्बाद हुए हैं, जो बच्चे हैं आर्मी में जिनकी 17 से 21 तक भर्तियां निकलती हैं, ये एज लिमिट है, सिर्फ इतने में ही आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोविड में 2 साल बर्बाद हो गए हैं वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी एज अब 21 हो गई है वो कैसे अप्लाई करेंगे? तो इनकी मांग है कि जो सरकार है वो 2 साल आगे बढ़ाए। हम इनसे बात करते हैं इनकी और क्या मांगे हैं। सर, आपका नाम क्या है? सोहन कुमार नाम है, मैं हरियाणा से आता हूँ और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मगर ये जो डिमांड हम कर रहे हैं वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, रेलवेज सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स ने कोविड में 2000 मांगे क्या है? मांग है कि कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलने चाहिए इनको 2 और 2 साल का एज एक्सटेंशन इनको मिले। जैसा कि कोर्ट में पिटीशन जब लगी थी तब भी माननीय कोर्ट की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि ये जो है ग्लोबल पैंडमिक है और ग्लोबल पैंडमिक को देखते हुए जब राज्य सरकारें इसमें जस्टिस दे रही हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, जम्मू एंड कश्मीर है और त्रिपुरा है, तमाम स्टेट्स इसको कंसीडर कर चुके हैं कि कोविड एक बड़े लेवल की महामारी थी, तो इसको एक महामारी कंसीडर करते हुए सभी एस्पिरेंट्स को जो भी एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। 2020 और 21 में परीक्षाएं किसी में हुई हैं, किसी में नहीं हुई हैं, मगर स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाया। वो जो बेस्ट देना चाहता था वो दे नहीं पाया है। अपने जो सुनहरे भविष्य का उन्होंने कभी कामना की थी वो उनकी पूरी नहीं हुई है, उससे वो चूक गए हैं। एटलीस्ट उनको एक बार ऐसा मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके और देश के उत्थान में अपना योगदान जो हो सकता है वो दे सके और इस तरह रोड पर ना बैठे हों धरने के लिए, क्योंकि धरने पर लगातार डेढ़ साल से संघर्ष कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे थे, आज ये मुखर्जी नगर पर बैठे हैं, 24/7 बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल एक दिन भी करना कितना मुश्किल होता है, मगर ये लोग लगातार हंगर स्ट्राइक पर हैं, रोटेशनल बेसिस पर। कभी कोई स्टूडेंट्स 10 दिन के लिए बैठ रहा है, कोई 5 दिन के लिए बैठ रहा है। तो अब सरकार को जाग जाना चाहिए और स्टूडेंट हित में इनको जस्टिस देना चाहिए। अच्छा, जो एज लिमिट है वो क्या है और क्या मांग है? कितने साल आगे बढ़ाना चाहिए सरकार? एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी में 32 है जनरल कैटेगरीज के लिए और ओबीसी में 35 है और दूसरे एससी एसटी है जो उसमें 37 है। एसएससी में अगर हम कंसीडर करें तो 30 है और किसी किसी एग्जाम्स के लिए 28 भी है, जैसे आपको डीएसपी वगैरह जो पुलिस प्रशासन में जाना होता है तो वहाँ भी एक्सटेंशन चाहिए 2 साल का। आर्मी के लिए है तो आर्मी को भी 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस वर्ष में, उस समय में वो लोग, वो स्टूडेंट्स अपने देश को, अपने एज अ फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे थे, डॉक्टर्स काम कर रहे थे, नर्सिस काम कर रही थी, तो वो देश को बचाने में लगे हुए थे। तो वो उस समय अपने ऊपर ध्यान ना दे करके इस देश को बचाने में उनका ध्यान था। तो आज उनको सरकार को कंसीडर करना चाहिए कि आज अगर इन स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस नहीं किया गया तो इनके फ्यूचर का क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे? रोड पर धरना के लिए तो इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो इनको एक अंतिम चांस के रूप में एक मौका जरूर इनको मिलना चाहिए, ये डिमांड है। अच्छा सर, आपका क्या नाम? जी मैडम, मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। अच्छा, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं कोल इंडिया लिमिटेड की स्टैचुरी पोस्ट की तैयारी कर रहा था। ये कोविड के दौरान 2020 में और 2021 में हमारी वैकेंसीज बहुत कम आई और आई भी हैं तो वो 6 महीना 8 महीने की देरी से आई। तो इस जो इंटरवल था तो उसमें कई लोगों की एज चली गई। जैसे मेरा था, मैं 30 जून तक एलिजिबल था, लेकिन उसके जो वैकेंसी हमारी मार्च में आनी चाहिए थी, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, 50% में स्टाफ काम हो रहा था, तो प्रशासनिक काम में देरी हुई और 6 महीना लेट आए। तो जो वैकेंसी अप्रैल वाली अक्टूबर में आई और मैं 30 जून में मेरी एज लिमिट खत्म हो गई तो मैं उसको नहीं भर पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ऑलरेडी इसके लिए बोल रखा है। 5 ने आर्मी में एक एज रिलैक्सेशन के लिए डिमांड रखी है और 4 ने यूपीएससी के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए डिमांड रखी है। 7 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी दे चुकी है।
जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ आपको स्टेट गवर्नमेंट में 2 साल एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन वहीं का जो महाराष्ट्र का बंदा है या दूसरे स्टेट का बंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं मिल रहा है। तो एक देश में 2 कानून चल रहा है। तो हमारा डिमांड ये है कि एक यूनिफॉर्म, जो 2 साल सबका नुकसान हुआ है, पूरे इंडियन यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही परेशान था देश का जो यूथ। केंद्र सरकार है वो इस पे ध्यान नहीं दे रही, जबकि स्टेट में कुछ स्टेट में कर दिया गया है ये। 7 स्टेट गवर्नमेंट्स दे चुकी है, उसमें उत्तराखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा, कुछ भी गुजरात, बीजेपी के गवर्नमेंट्स ने ही दिया है एज रिलैक्सेशन। तो हमारा डिमांड यही है कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन। जो यूथ, इंडियन यूथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में इतना फैला हुआ है, इंडियन यूथ उसी से परेशान था। तो ऊपर से कोविड की अलग एक मार पड़ गई। तो एक कोविड रिलीफ जो हर बिजनेसमैन को दिया गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो यूथ है, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी जो संबोधन होता है, पार्लियामेंट शुरू होता है, तो उसमें यही बोलते हैं कि एक ग्लोबल पेंडेमिक के दौर से गुजरा है देश। तो इतना तो एक यूथ, देश के युवाओं को 2 साल का एज रिलैक्सेशन, तो ऐसा कोविड रिलीफ वन टाइम, वो तो एक जेन्युइन डिमांड है और वो मिलना चाहिए। हम जॉब भी नहीं मांग रहे, ना हम पैसा मांग रहे हैं, लेकिन ये है कि कोविड की वजह से किसी का कैरियर ख़राब ना हो। जो तैयारी हमने 2 साल 3 साल से किया था, तो वो ख़राब ना हो। एक वन टाइम रिलीफ मिल जाएगा तो हमें भी रोज़गार मिल पाने का मौका मिलेगा। हमारे साथ महिला हैं, इनसे पूछते हैं, जो पेंडेमिक रहा इसने रोज़गार, पढ़ाई सब ठप कर दी, तो उसके बाद आप मांग कर रही हैं कि जो 2 साल आगे बढ़ा देनी चाहिए, जो एज लिमिट है वो आगे बढ़ा देनी चाहिए। तो अभी आप फ़िलहाल किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं और आप सरकार से क्या मांगे कर रही हैं? मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ और हमारी सरकार से 2 ही डिमांड है। एक तो कंपनसेटरी अटैम्प्ट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट को, चाहे वो आर्मी लेवल से हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, सभी उसमें आ चुके हैं। और दूसरे ट्रांसपेरेंसी की डिमांड। ट्रांसपेरेंसी के इशू हर एग्जाम के अलग अलग हैं। लाइक जैसे यूपीएससी का अगर मैं बताऊँ तो यूपीएससी अपनी आंसर की जारी नहीं करती। जब प्री एग्जाम होता है तो पूरा पैटर्न जो पूरा हो जाता है एग्जाम का प्रोसेस, तब वो जारी करती है। जबकि स्टेट पीसीएस 15 दिन के अंदर दे देते हैं। मतलब स्टेट पीसीएस एग्जाम होने के बाद अपनी आंसर की जारी नहीं करती, जब पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद जारी करती उसके बाद जारी करते हैं। उसमें पता लगता है कि 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, तो ये तो पहले दिन होना चाहिए ना। स्टेट पीसीएस भी 15 दिन के अंदर जारी कर देते हैं, तो सेंटर को तो एक मार्गदर्शक का काम करना चाहिए। मेंस की कॉपी स्टेट पीसीएस नहीं दिखाते, जबकि सेंटर नहीं दिखाता, स्टेट पीसीएस दिखाते हैं। ठीक है, एक लाइव जब इंटरव्यू होता है तो 275 मार्क्स का होता है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि आप किस बेस पे, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। कोचिंग सेंटरों के बहाने हम बैठे होते हैं, उनकी कैसे तैयारी करते हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कि इंटरव्यू कैसे हुआ है। तो एक ये इशू है। दूसरा, नोटिफिकेशन जो हमारा आता है वो फरवरी में आता है, उसमें एज डिसाइड होती है अगस्त से, तो काफ़ी जनसंख्या उससे बाहर हो जाती है स्टूडेंट। तो जिस मंथ में नोटिफिकेशन आ रहा है उस मंथ के बेस पर होना चाहिए। ऐसे एसएससी के भी ट्रांसपेरेंसी की इशू है। एसएससी का 3 साल से हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, क्योंकि पेपर आउट हो जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में चला जाता है मामला। सफ़र कौन करता है? स्टूडेंट करता है। यहाँ 10-10 गज के कमरों में इतना किराया देते हैं माँ बाप, और 3-4 साल बाद उनकी एज निकल जाती है, क्योंकि 30 एसएससी में एज है। और फिर एज का नहीं है, मतलब अवेयरनेस भी तो हमारे देश में लेट आती है ना, क्योंकि अभी भी इंडिया गाँवों से ही बना है, शहरों से नहीं बना है। और ऐसे आर्मी की जो भर्ती हैं वो 3 साल से नहीं आई हैं। ऐसे जो हमारी कंपनसेटरी जो अटेम्प्ट की डिमांड है वो यही है कि कोरोना में सभी ने हार्डशिप फेस किए हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर थे, एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, या माइग्रेंट्स के बच्चे भी तैयारी कर रहे थे, या डेली वेज वर्कर्स जो थे उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे थे, या वो किसान जिनकी मतलब इस दौरान जो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो आय वाय सब खत्म हो गई थी। कोई भी 1 साल तक अपना सारा बिजनेस बंद करके अपना घर नहीं चला सकता। और जब घर की आय जो इम्पैक्ट होती है ना, तो उसका स्टूडेंट वर्क भी इम्पैक्ट होता है, उसकी पढ़ाई छूटती है। बहुत सारी लड़कियों की इस दौरान शादी हो गई होगी इस वजह से, या तो उनके पेरेंट्स को ये लगा होगा कि भाई वो मर जाएंगे तो कौन देखभाल करेगा, या फिर इनकम खत्म हो गई होगी तो पढ़ाई छुड़वाओ, शादी कर दो कम से कम। तो इस तरह से बहुत हार्डशिप फेस हुई। तो इस एक सोशल जस्टिस की बात की जा रही है। आर्टिकल 16 जो अवसर की समानता की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट उसका गारंटर कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। तो वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की बात है, सिर्फ किताबों में ना रहनी चाहिए वो। तो आपने इस मुद्दे को लेकर किस किस को चिट्ठी लिखी और क्या, और किन किन का जवाब आया आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान लिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बस ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आप इन पे कोई बच्चों के बारे में थोड़ा सा उदार भाव थोड़ा दिखाएं, बट लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया नहीं। गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट ही की, कुछ भी ऐसा रिलीफ हमें नहीं दिया कोविड की वजह से। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किन किनों ने रिलीफ दिया है बच्चों को? ये जैसे हो गया नागालैंड हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब स्टेटों ने दिया। बाकी 1-2 स्टेट और ने दिया भी है। सेंटर में आईआईटी में एक्सटेंशन दिया है, पीएचडी में एक्सटेंशन दिया है, और नीट में 2017 में इन्होंने खुद एज डिसाइड करी थी 25 होनी चाहिए, उसको रिलैक्स करके अनलिमिट कर दिया है। तो आप डिसीजन तो ले रहे हो और रिलैक्स तो दे रहे हो, लेकिन ये होलिस्टिक मैनर में क्यों नहीं?
वन बाय वन करके भीख सी दे रहे हो। शायद आपके कुछ उसमें होंगे का आपके हित होंगे कुछ। डॉक्टर्स का कोविड में आपने देखा ही, पता नहीं क्यों किए है, क्या उसके पीछे एजेंडा है कि 2017 में आप कहते हो कि कम एज के होने चाहिए, 2017 आज आप हटा दे रहे हो एज। ये सब चीज़ें भी हैं। तो जो एज लिमिट उसको केंद्र सरकार नहीं बढ़ा रही है, मतलब जब दिल करता है तो स्टेट गवर्नमेंट किसी में भी रिलैक्सेशन दे देती है, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। मैं क्लियर कर दूं कि नीट जो एग्ज़ाम है सेंटर का ही होता है, पीएचडी एक्सटेंशन सेंटर का ही है, आईआईटी सेंटर का ही है, इनमें उन्होंने दिया है। और जो नीट वाला एग्ज़ाम था 25 जिसमें एज क्राइटेरिया इन्होंने पहले अनलिमिटेड था, 2014 में इनकी गवर्नमेंट आई, 17 में इन्होंने ही पास किया कि 25 तक ही आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, एमबीबीएस बन सकते हो। अब ये कोविड की वजह से इनको डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ी या पता नहीं जो भी है पीछे, अब इन्होंने उसको अनलिमिटेड कर दिया। तो आप और लोगों का दर्द तो समझ रहे हो, तो अदर सेंटर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का क्यों नहीं समझ रहे हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार राय है और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आया हूँ और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, फिर भी मैं ये अनशन में आया हूँ। प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं झारखंड से रहने वाला हूँ और वहाँ पे दलित और आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। समस्या मुझे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा झारखंड सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इन सभी सरकारों से मुझे प्रॉब्लम है। बात यह है कि आप पूंजीवादी और समाजवाद का जो सरकार ला रहे हो और बीजेपी जैसे कि पूंजीवादी सरकार में जा रही है, कांग्रेस कुछ और कर रही है, अगर आप जनता के हित में काम नहीं करोगे तो जनता आपको खदेड़ डालेगी। सिंपल सा बात है कि झारखंड सरकार अभी एक हॉस्पिटल 3 करोड़ या 4 करोड़ का बनाई हुई है और उस हॉस्पिटल को लगभग 2015 से बने हुए हैं, उस हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है। उस संसाधन का बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पे मुझे डाउट है। क्यों भारत का शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि 8, 9, 10 नर्सरी से 12 तक आप टेक्निकल एजुकेशन देते नहीं हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पढ़ाते रहते हो और उसके बाद कहते हो कि नौकरी लो और सरकारी नौकरी आप नहीं देते हो। कैसी शिक्षा व्यवस्था है आपकी? और आप कंपेयर करते हो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से। ये किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है आपका? सिर्फ दिल्ली, मुंबई का और इलाहाबाद और कानपुर में ही सिर्फ स्टूडेंट रहते हैं क्या? प्रश्न ये है कि आप झारखंड में या पूरे भारत में जितने भी आदिवासी या जितने भी दलित लोग रहते हैं उन लोग विद्यार्थी नहीं हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? जाकर देखिए आप बिहार और झारखंड के एक भी स्कूल या कॉलेज में एक भी अच्छे टीचर हो तो। शिक्षा को आप ठीक कीजिए, स्वास्थ्य को आप ठीक कीजिए। 2 चीज़ आप ठीक कर नहीं रहे हैं और पूरा जाति और धर्म और समाज पे आप सब पूरा राजनीति कर रहे हैं। ये किस प्रकार का समाज है आपका? हम लोग यूपीएससी का डिमांड कर रहे हैं। कितने % लोग यूपीएससी का पढ़ाई करते हैं? कितने % लोग आईआईटी और मेडिकल का पढ़ाई करते हैं? हम गिन चुन के देखते हैं तो सिर्फ 5 या 10%। कैसा एजुकेशन सिस्टम है आपका? आप एजुकेशन सिस्टम दीजिए ना, आप धरातल पे लाइए। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, उसमें क्या लाए हैं आप? झारखंड सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, बिहार सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। बिहार का मैंने 66 मेंस दिया है इसी बार और हुआ है लगभग 1 साल हो गया, उसका आपने अभी तक क्यों नहीं लाया है रिजल्ट? प्रॉब्लम बहुत सारा है मैम। 1 साल हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। इसका रिजल्ट नहीं आया। इंटरव्यू आप कब लेंगे? कब लेंगे आप इंटरव्यू? झारखंड सरकार का मैं आपको बता रहा हूँ, जेपीएससी का उसने एग्जाम लिया, उसके बाद उसने क्या किया कि जेपीएससी का पीटी हो गया, उसके बाद पीटी का रिजल्ट उन्होंने निकाल दिया। जब लोगों ने कहा कि आप आरटीआई के थ्रू कॉपी दीजिए, जितने भी लोग पास हुए हैं उनकी कॉपी दीजिए, तो उन्होंने कह दिया कि गायब हो गया है कॉपी। झारखंड सरकार का ये जेपीएससी लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए 1.5 साल से नहीं 3 साल से इन लोग बैठ जाए, भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। क्यों करेगी? आपकी क्या ज़रूरत है भारत सरकार को? जितने भी ऑफिसर, जितने भी आईएएस और आईपीएस बन के बैठे हैं, सब के सब दलाल बैठे हुए हैं। आप जाइए, बैठिए वहाँ पे बात करने के लिए। मैं खुद गया था डीएम लातेहार डीसी से मिलने के लिए, चिकित्सा पदाधिकारी उस हॉस्पिटल को खुलवाने के लिए। मेरा न्याय की आवाज़ खुद यूट्यूब चैनल है, आप बात कीजिए वहाँ पे। झारखंड सरकार को मैं आज भी ट्वीट करता हूँ, डेली रात को मैं ट्वीट करता हूँ, पीएमओ को ट्वीट करता हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? उस 3 करोड़ या 4 करोड़ हॉस्पिटल का कोई जायजा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? शिक्षा व्यवस्था जाकर देखिए, मैं खुद पढ़ाया हूँ वहाँ झारखंड के स्कूलों में पढ़ाया। लॉकडाउन में 1 साल मैंने काम किया है। आपको मैं बता देता हूँ कि एक भी बच्चे के पास कोई बुक नहीं है और झारखंड सरकार बोलती है कि वहाँ पे बुक बहुत सारा है। भारत में आपको मैं बता देता हूँ एजुकेशन सिस्टम इतना खस्ता हाल है कि वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ दिल्ली में भारत नहीं बसता है मैम, मुंबई में भी बसता है। हमको ये सब चीज़, ये पूरे गाँव में बसता है। हम लोग को ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत है। ये मैं कोई स्पीच लिख कर नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल के बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही धराशायी हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम को आप लोग सुधारिए। बिहार, यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ही लोग सरकारी नौकरी का तैयारी क्यों करते हैं? रीज़न है आपने बेस मजबूत किया ही नहीं है। किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम का आप बात कर रहे हैं?
बेस आप मजबूत करें, उसके बाद आपसे कोई नहीं मांगेगा एजुकेशन। दिल्ली के लोग, मुंबई के लोग सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं है, हरियाणा के लोग नहीं निर्भर हैं, पंजाब के लोग निर्भर नहीं हैं। क्यों नहीं निर्भर हैं? क्योंकि उन लोग के पास उतना करने के लिए है। बिहार और झारखंड में खेती नहीं है, खेती कहाँ करेगा? किसान भुखमरी में मर रहा है, मरे, कोई पूछने वाला नहीं है उन लोग को। प्रॉब्लम यहाँ पे उसके बेटा बेटी को, गणेश भूइया एक आदमी है, प्रधानमंत्री आवास योजना निकला है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मिल रहा है, जितने ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, सबको मिल रहा है। वहाँ का मुखिया अगर दलित भी बन जा रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि वो मुखिया उन्हीं ब्राह्मण और राजपूत को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दलित बना है, दलित का सपोर्ट करो। 7 साल से एक सुरेंद्र भूइया को अनाज नहीं मिला था, मैंने ट्वीट किया था, और वो सस्पेंड हुआ तो फिर मेरे घर आके लोग धमकी दे रहे थे कि ऐसा क्यों कर दिया तुमने। बात अगर पूरे भारत की जाए, शिक्षा व्यवस्था का अगर यहाँ पे बात हो रहा है तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है। किस शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे मैम? झारखंड सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार, शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मेरा तो कहीं कहीं हो ही जाएगा। बात यह है कि आप लोग आए थे, मैं पूछ लिया कि यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर मैं बात करने रुक गया। आप धरातल पे जाइए, प्रेस वाले की भी मैम गलती है। आप सिर्फ दिल्ली और मुंबई में रहते हो, आप जाकर झारखंड के एक छोटे से गाँव में जाकर देखो, कोई बिहार के छोटे से गाँव में जाकर देखो, कोई हाईलाइट करने वाला नहीं है मैम। आप जाकर हाईलाइट तो करो वहाँ पे कि क्या सिस्टम है। प्रधानमंत्री शौच मुक्त गांव आपने घोषित कर दिया है, जाकर कोई देखने वाला है कि 12,000 में शौच मुक्त गांव कैसे बन जाएगा? 12,000 में टॉयलेट बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है, 12,000 में 1,000 बीडीओ को मिलता है और 1,000 मुखिया को मिलता है, उसमें 10,000 रुपया देता है तुमको बनाने के लिए शौचालय। कहाँ से बनेगा शौचालय 10,000 में? आप सोच लीजिए, सिर्फ वो नाम मात्र का शौचालय। ऐसे प्रधानमंत्री शौच मुक्त गाँव नहीं बन जाएगा। बात सिंपल सा है। अनेकों चीज़ है मैम, जो गाँव में आप देखेंगे तो अनेकों चीज़। एक लड़का है, विकलांग है, उसको स्पोर्ट्स में इतना आ गया है, चंदन कुमार, बनारस BHU का मैं हूँ, चंदन कुमार, वो स्पोर्ट्स में इतना आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन उसके मुद्दे को कोई उठाना नहीं वाला है। सोहन भूइया, वो फुटबॉल इतना अच्छा खेलता है, उसके मुद्दे को कोई उठाने वाला नहीं है। शिक्षा हम लोग को ऐसी दी जानी चाहिए ताकि हम लोग आपसे भीख नहीं मांगे नौकरी का। हमको शिक्षा आप वैसा दीजिए ना। आप किस टाइप का शिक्षा दे रहे हैं हम लोग को? कुछ शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आप हमको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग वही सब पढ़ रहे हैं और फिर लास्ट में सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं आ रही। तो क्यों दिए हो ऐसा आप एजुकेशन? आप टेक्निकल एंट्री देते हैं हमको, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं हमको, तब ना पता चला कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। हमारा पूर्ण रूप से ये शिक्षा व्यवस्था खत्म है। शिक्षा व्यवस्था लागू कीजिए। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया, पूरा घटिया है, कोई मतलब का नहीं है। आप धरातल पे काम कीजिए। APJ अब्दुल कलाम, कार्ल मार्क्स, जितने भी समाजवादी लोग थे, उन लोग बोलते थे कि आप धरातल पे हमेशा एक्शन वो लो जो धरातल से आपको देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ सर, आपका क्या नाम? देखिए, यहाँ पर जो आंदोलन है वो हम कुछ लोगों में ही है। ये सबसे बड़ी एक सोशल डेमोक्रेसी का फॉल्ट है कि लोग हमसे जुड़ ही नहीं पा रहे, देख करके जान करके मुद्दों को नज़रअंदाज कर रहे हैं पूरी तरह। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमारे राइट हैं, तब तक तो हम इस आंदोलन को जो है ना कामयाब करा ही नहीं सकते। ये हर एक पेरेंट्स के बच्चे की बात है, आने वाले भविष्य की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ये मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं कि हमें सड़कों पर उतरना ही नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप कोई MP MLA कोई रह करके देखिए 5 मिनट, मैडम मैं बता रहा हूँ, जो मेरे भाई हैं देखिए उसकी हालत, वो रुकता है रात को और 4-5 रुकते हैं। मच्छरों से खा करके हालत ऐसी हो चुकी है, कुत्ते जानवर यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी बातें जो है गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम योगेश है मैडम। कि जिसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी की तैयारी करा करता, आर्मी में जाना चाहूँगा। कब से जॉब नहीं निकली आर्मी में? आर्मी में 3 साल से जॉब नहीं निकली, लेकिन मैंने C 4 साल से C सर्टिफिकेट की तैयारी करी, NCC ली मैंने कॉलेज में आर्मी में जाने खातर। तो फिर क्यों इतना मेरा C सर्टिफिकेट आया नहीं, 22 साल की एज होगी, उसका क्या फ़ायदा? फिर सर्टिफिकेट ही नहीं आया? सर्टिफिकेट तो आया, इतना सर्टिफिकेट आया 3 साल में, मेरी एज 22 साल होगी। 21 साल तक ही उसमें लिमिट है। तो यही बात कहना चाहूँ, 2 साल और बढ़ा दो, 23 साल तक की कर देनी चाहिए। इतना कॉलेज पूरा करे नहीं, इतना C सर्टिफिकेट आओ, इतना एज 22 साल या 23 साल हो जाए। अच्छा, जब तक C सर्टिफिकेट आता है इतने में 21 साल एज हो जाती है, और फिर जो आर्मी की एज लिमिट है वो 21 साल ही, आप दे नहीं सकते फिर? GD में डायरेक्ट एंट्री है उसमें, NCC की इस खातर। हाँ, उससे इस कारण बात कहना चाहूँगा कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 4 साल से रेलवे ग्रुप डी के 2018 में फार्म भरवाए गए थे। हर साल 2-3 महीने बाद देते हैं कि फलानी तारीख को एग्ज़ाम होगा, फिर पोस्टपोन कर देते हैं, फिर पोस्टपोन कर देते हैं। 2018 से उसके फार्म भर रखे हैं। रेलवे में कब से नहीं निकली है जॉब?
रेलवे का एनटीपीसी का पीछे बिहार में बच्चों को लठ मारे, आपको पता ही होगा। और ग्रुप डी का 2018 में फार्म निकले थे, जिसका आज तक इन्होंने पेपर नहीं ले लिया। अब उसको कभी 2018 से आज तक पेपर ही नहीं हुआ। अब तक पेपर ही नहीं हुआ है। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। उस टाइम पे एक एक बच्चे का 500 रुपये फार्म भरने में पैसा लगा था। कितने लाखों करोड़ सरकार दबाए बैठी है, और बच्चों के 4 साल में क्या कुछ हो गया। अच्छा, उसके बाद से जॉब निकली है क्या इसमें? उसके बाद ग्रुप डी में जब से पेपर नहीं, उसके बाद से जॉब भी नहीं निकली, ना ही पेपर हुए। ना जॉब निकली ना पेपर हुआ, सब कुछ प्राइवेटकरण होने लग रहा है। जहाँ जहाँ स्टेशन रेल बिक रही है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही और ना ही एग्जाम हो रहे हैं। डी ग्रुप का तो अब तक हुआ ही नहीं है रेलवे का। हाँ, जब तक सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ता है उसको। जब तक सरकार को ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों को उनको ज़रूरत है, तब तक वो नहीं लगी। अब हम लोग को सोचना है कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सरकार को लगना चाहिए। कोई भी आदमी को ज़रूरत तब होता है जब उसकी ज़रूरत फिर से बढ़ती है। अब यही तो प्रश्न है कि कोविड लॉकडाउन में 2 साल में इतने लोग मारे गए। कोई मंत्री, विधायक या अनेकों लोग मारे भी गए होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क तो गरीब लोग को पड़ रहा है ना। वही मरेगा। गरीब मरेगा, जिसके पास पैसा नहीं है। आप जो भी रेमडेसिविर वगैरह जो भी दवा का बात कर रहे हो, सिलेंडर का बात कर रहे हो, वो सिलेंडर तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को 35,000 में सिलेंडर कौन गरीब ले पाएगा। और फिर आप पढ़ाई का बात करते हो, कैसे पढ़ पाएगा? जिस घर में कोई बच्चा पीड़ित हो, कोई परिवार पीड़ित हो, कैसे पढ़ पाएगा वो? बात ये है कि अगर MP, MLA और IAS के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाने लगते हैं ना, तो फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। है हिम्मत तो कोई MP, MLA, एक IAS हैं छत्तीसगढ़ या MP के IAS हैं, उन्होंने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजा है, प्री नर्सरी में। क्या सभी IAS ऐसा कर पाएंगे? क्या कोई भी वैसा मंत्री विधायक कर पाएंगे? अगर कर ले तो सारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ उपाय, करे। प्रधानमंत्री चाहते हैं ना, कुछ दिन पहले उल्लाबासना में उन्होंने स्पीच दिया था कि सिर्फ बाबू लोग ही काम थोड़ी करेंगे, अर्थात IAS और IPS ही काम नहीं करेंगे। तो IAS IPS काम नहीं करेंगे तो IAS IPS को आप सुधारिए ना। क्यों नहीं ग्राउंड वर्क पे जाके काम कर रहे हैं उन लोग, फाइल का चक्कर कटवा रहे हैं उन लोग। शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, इन लोग को सुधारना। यहाँ पे महिला हैं, इनसे और पूछते हैं इनकी क्या परेशानियाँ रही हैं। जो ये कोविड हुआ था, 2 साल इनके बर्बाद हो गए, इनकी सरकार से क्या मांग है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? UPSC एस्पिरेंट है। अच्छा, तो फिर क्या परेशानियाँ आ रही हैं सरकार से? आपकी क्या मांग है और क्या मांग इस सरकार ने अभी तक सुनी है? जी नहीं, पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने कोई दरवाज़ा, कोई जगह चौखट नहीं छोड़ी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीनियन व्यू रखिए, ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से उनके कान पे जूं नहीं रेखती हैं। हम लोग यहाँ सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी सिंपल सी मांगे हैं कि हमें एक फेयर चांस दिया जाए अपने एग्ज़ाम्स देने का, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी वही इंसान करता है जिसके पास और कोई रिसोर्स नहीं होता। जो देश का सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय है, जो गरीब है, दोज पीपल आर द वंस हु विल अपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये MPs और ये जितने भी मतलब एलीट क्लास है, उनके स्टूडेंट्स यूजुअली, उनके बच्चे यूजुअली नहीं अपेयर होते हैं। एंड इन केस अगर वो अपेयर भी होते हैं तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे हैव ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। कोविड के टाइम पे सबके साथ बहुत समस्याएं हुई हैं, बहुत लोगों के घरों में बीमार हुए। मेरे साथी हैं जिन्होंने अपने उनके फादर को 1 महीने पहले लूज़ किया। तो आप सोच सकते हैं कि घर में अगर पिता का साया उठ जाए और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा जा करके एग्ज़ाम दे करके आएगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि जो है मतलब डिलीवरी होनी थी उनकी, मतलब वो मैरिड हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स की खास तौर पे बात करूँगी। हम लोग जो है, जैसे मैं अभी 32 की हो गई हूँ, राइट, तो 30-32 की उम्र में आधी से ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं जो मैरिड होती हैं, वो फैमिली प्रेशर के दौरान भी सरकारी जॉब के लिए, स्पेशली UPSC के लिए और ऐसी जॉब्स के लिए तैयारियां करती हैं। उनके ऊपर कितने सारा घर का पूरी जिम्मेदारी, सारी चीज़ों को लेकर के उसके बाद भी वो ये काम करती हैं। और लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली एक पेंडेमिक आता है जो कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है, जिसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस चीज़ पे संवेदना दिखाई है, 7-8 स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमें रिलीफ दिया है लोगों को, लेकिन सेंटर खामोश है। जिसको सबसे आगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए था, वही सबसे पीछे है, क्योंकि वो कोई संवेदना ही नहीं दिखा रहे हैं। वहाँ के उनके जो एडवोकेट है वो कहते हैं कि 1 महीने में 1 घंटा पढ़ करके और आप जो है UPSC का पेपर निकाल सकते हैं। मैं उनसे कहती हूँ, आप 10वीं का पेपर भी 1 घंटा 1 महीना पढ़ के नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपने 10वीं का तो पेपर ही नहीं कराया क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या RRB, SSC या किसी भी एग्जाम की बात अगर हम करते हैं, तो आप सोचते हैं कि वो लोग सुपर ह्यूमन है, वो लोग तो जो है सुपर सूट पहन करके बैठे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग जो है इन पेपरों की तैयारी करता है। मैं खुद ऐसे ही एक वर्ग से मतलब बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर को जो है, मैं घर में जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ।
आप ऐसी सिचुएशन में सोचिए कि कोई इंसान अपने घर को देखेगा जहाँ लोग बीमार हैं, एक जॉइंट फैमिली है हमारी जहाँ पर लोग बीमार हैं, कोविड से ग्रस्त हैं, वहाँ पे मैं उनकी देखभाल देखूँ, मैं खुद बीमार हो गई हूँ, ठीक है, वो चीज़ देखूँ, या मैं जा करके सिर्फ अपने एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो ऐसी हमारे साथ सिचुएशन हुई और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी हमारी इस दरख्वास्त को जो है कबूल करें, क्योंकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। और आप ये सोचिए आज हम सड़कों पर आ गए हैं। अगर देश का पढ़ा लिखा युवक आज सड़कों पर आ गया है तो आप सोच सकते हैं कि देश की स्थिति कितनी दयनीय है। आपका नाम क्या मैम मेरा नाम मनीषा है एंड है? कि जिसकी तैयारी कर रहे हैं? मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। मैं 3 अटेम्प्ट ही दे पाई यूपीएससी के। जैसे कि आपको श्वेता ने बताया, श्वेता मैम ने, कि देखो यार हम लोगों के पास सिल्वर स्पून नहीं है। यू नो देयर आर सर्टेन सेक्शन हु आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिनको 12th क्लास से ही कोचिंग, सारी सुविधाएं, एवरी फैसिलिटीज़ इज़ बिंग प्रोवाइडेड टू देम। बट हम लोगों के साथ क्या होता है, जो हम मध्यम वर्ग से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती। बट हाँ, उतनी ही मल्टीपल टाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सो इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल देन, तो मेरे जो फादर थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वो जब मैं 22 साल की हुई तब वो रिटायर्ड हो गए, राइट। और हम सरकारी घर में रहते थे, हमको वो घर छोड़ना पड़ा है ना। हमारे पास दिल्ली में कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी। एंड आपको पता है दिल्ली का लाइफस्टाइल, उसका रेंट कितना ज़्यादा आता है। तो जितना भी उनको आफ्टर रिटायरमेंट पैसा मिला या जितनी भी सेविंग थी, वो सब हमने डाल के किसी तरह से एक घर लिया। वो भी पूरा नहीं हो पाया, देन वी हैव टू टेक अ लोन। अब आप ये सोचो, जहाँ मेरे फादर ने, हु वाज अ सिंगल अर्नर, वो लोन ले रहा है घर के लिए एंड वी हैव टू शिफ्ट। एंड वहाँ मैं उन्हें बोलूँ कि मेरे को 1-2 साल का आप टाइम दो और मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी, वो पॉसिबल नहीं है। और बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है हम लोगों के पेरेंट्स की यही माइंडसेट होती है कि लड़की ने डिग्री कर ली, ग्रेजुएट हो गई, रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, अब बस इसकी शादी की तैयारी करो। तो मुझे सीधा यही बोला जाता था कि अब हम जो भी सेविंग करेंगे वो तुम्हारी शादी के लिए करेंगे, अब हम तुम्हारी एजुकेशन पे नहीं कर सकते, अगर तुम्हें करना है तो खुद करो। मैंने वो चीज़ मान ली। सो उस चीज़ को सच करने के लिए मेरे को टाइम लगा, 6 साल लगे। फैमिली का लोन उतारा मैंने, मेरे भाई ने, दोनों ने मिलके उतारा। वी हैव ड्रॉप एवरीथिंग। हम लोगों ने मिनिमल जो जॉब करा, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन हो सकता है, इवन बीपीओ में भी काम करा, लोन चुकाया। उसके बाद ये सब करते करते टाइम बीत गया, मैं 27 साल की हो गई। फिर जाके जब स्टेबिलिटी आई तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं परस्यू कर सकती हूँ। तो 27 साल की जब मैं हो गई, फिर मैंने यूपीएससी के लिए चीज़ें गैदर करी एंड बाय 28 आई कुड अफोर्ड द कोचिंग फ़ीस एंड मैंने उसको पढ़ा। 29 की एज में आई हैव गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद कोविड आ जाता है, फर्स्ट वेव 2020 में इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट हुआ, लोग पढ़ नहीं पाए, माइग्रेशन, एग्जॉडस, क्या क्या नहीं हुआ। डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा फैक्टर था, राइट, किसी को नहीं पता था, अनप्रेसिडेंटेड था। तो आप सोचो, जब आप इतने हाई क्लास, इतने ज़्यादा एलीट लोग, इतने इंटेलेक्चुअल लोग नहीं इसको डील कर पा रहे, हम मिडिल क्लास लोग जिन पे मिनिमम रिसोर्सेज हैं, वो कैसे डील करते। वी गॉट फेल्ड। 2020 अटेम्प्ट आई कुडंट क्लियर। फिर मैंने गैदर किया करेज कि आई विल गिव माई लास्ट अटेम्प्ट इन 2021, बिकॉज बाय दैट टाइम मैं 30+ हो चुकी थी, 31 आ गया था। फिर सेकेंड वेव आ जाती है। हमारे घर में खुद हम लोग, क्योंकि वी कुडंट हैव अवर सेपरेट फ्लैट, तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। मेरे रियल चाचा, मतलब मेरे भाई के, मेरे फादर के छोटे भाई, वो एक्सपायर हो जाते हैं इसमें मेरी आंखों के सामने। आप सोचिए, एक ही घर में ऐसा मातम का माहौल है। फिर मुझे क्या पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो भी कोविड पॉजिटिव थी और वो मेरी छोटी बहन की तरह है, वो एक्सपायर हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि मनोवैज्ञानिक कितना ज़्यादा सदमा लगा हमें। और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अक्टूबर में एग्ज़ाम भी क्लियर करो और बस आपको हम लास्ट चांस देते हैं। आप कैसे कर सकते हो? 13 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं। 13 दिन, मतलब मैं तो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम डिज़र्व ही नहीं करते। हर किसी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे इक्विटी है, इक्वालिटी नहीं है। यू हैव टू गिव whatever the person needs to be parallel to each other। हम लोग नहीं है भाई, हम उस वर्ग से मुकाबला नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बाकी ये तो मेरा एग्जांपल रहा, बाकी कोविड वॉरियर्स का तो आपको पता ही है। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर्स भी हैं,
वहाँ आप ये सोचिए, कोविड वॉरियर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी, उनको जाने नहीं दिया, एक दिन भी वो अपने घर पे नहीं रह सकते, 24/7 दे हैव टू बी ऑन ड्यूटी। आप वो सोचिए, और वहाँ कैसा माहौल था, आपको पता है सेकेंड वेव में, राइट? मतलब शमशान में लाइन लगी हुई थी, तो अब हॉस्पिटल तो भूल जाइए क्या हाल था उस टाइम पे। वो बंदे वहाँ लोगों की सांस थोड़ी बचा पाएँ, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, लोगों के फैमिली मेम्बर्स को कंसोल कर रहे हैं, और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जाके एग्ज़ाम दें। आप खुद तो सोचिए, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट रोबोट्स की बिल्कुल ही हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? आज वो भी हमारे साथ बैठे हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अपनी मन की बात में, हमें कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, और वो हम ही लोगों के वर्ग से आए हैं, तो हम उनसे तो उम्मीद करते हैं ना कि वो हमारी बात सुनेंगे। अगर वो भी ऐसे टर्न अ ब्लाइंड आई एंड डेफ ईयर टू अस, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कौन है हमारा यहाँ पे? कोई भी नहीं है। आपका क्या नाम है? दिव्यांश चहल नाम है मेरा, मैं अमरोहा से हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं और क्या मांग है आपकी? मैंने 3 साल तैयारी की है आर्मी की, और आर्मी की मेरी एज भी निकल गई है अब। तो मेरी मांग ये है कि हमारी एज रिलैक्सेशन मिले आर्मी में भी, और कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए हमें। अच्छा, कितनी एज लिमिट होती है आर्मी में? 17 से 21 साल। हाँ जी, तो मेरी अभी 21 साल हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी अभी भी जो 2 साल बर्बाद हुए हैं कोविड में, वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें 21 से 23 कर दे, उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड में अपने साल बर्बाद किए। जी, हम ये चाहते हैं कि 21 से कम 23 हो जाए, और एज रिलैक्सेशन के बाद मतलब काफ़ी गांव में भी अभी प्रैक्टिस चलती है, जैसे अभी वायरल भी हो रही है काफ़ी वीडियो, 10-10 किलोमीटर भागते हैं लड़कों की एज निकल गई। तो हम चाहते हैं कि 23 हो जाए, तो उसमें काफ़ी मतलब सही रहेगा हमारे लिए, हमारे करियर के लिए। देखो, आर्मी की तैयारी एक गरीब और किसान वर्ग का करता है, तो ये किसी अंबानी टाटा वाले तो करते नहीं है, तो ये हम चाहते हैं कि 23 साल तक हो जाए। तो जो भी सरकार है वो आपकी मांगों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो अब आप आगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि जो रिलैक्सेशन है वो मिलना चाहिए, और वो सरकार के ऊपर है, तो किससे उम्मीद है फिर आपकी? अभी हमें जो उम्मीद है, उम्मीद की किरण है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के सर्वोपरि नेता हैं, उन्हीं से एक अपेक्षा की जा सकती है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उनसे एक अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि वही लोग टॉप लीडर हैं, वही देश के जो मतलब कार्यधर्ता, मतलब ओवरऑल जो है सर्वोपरि वही हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी डिसीज़न लेना है, क्योंकि ये डिसीज़न केंद्र सरकार को लेना है। और इसमें जब हम जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए भी गए, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर टॉप लीडर, अगर माननीय गृह मंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री जी इसमें अपनी स्वीकृति अगर देते हैं, तो इस डिसीज़न को लिया जा सकता है, और ये पूरे देश के हित के लिए है। इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एमजी नरेगा की कोई डिमांड कर रहे हो जिसमें सरकार का कोई बजट एक्सपेंडिचर आएगा। इसमें किसी तरीके का कोई खर्च नहीं है। सिर्फ ये है कि जिन लोगों को मौका नहीं मिला परीक्षा देने का, या आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ उन्होंने अपनी तैयारी की और मतलब लास्ट टाइम नहीं दे पाए, तो उनको एक मौका मिल जाएगा अपने भविष्य को सुनहरा करने का। और इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि ये वो समय था। मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गांव से ही आता हूं। मुझे यहां से जाना पड़ा था 17 फरवरी 2020 को, और 3 महीने पहले हम यहां से निकल गए थे, और वहां पर रहते हुए ना तो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिली, और दूसरी चीज़ कि एक हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाता है, जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो दूसरे को मरते हुए नहीं देख सकते। अगर अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एम्बुलेंस के लिए भाग रहे हैं, उनके लिए कतारों में खड़े हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोशिश की जा रही है वैक्सीन मिले। किसी के घर में राशन नहीं है तो उसको राशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा अपने लास्ट दम अपनी सांसें गिन रहा है तो उसको हमने हेल्प की है। हमने तमाम दुनियादारी को मतलब हेल्प पहुंचाने की उस समय कोशिश की है, जितना हम कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मगर हम अपने अधिकार से, अपने हक से वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 8 से 10 साल या 5 साल जिसने भी प्रिपरेशन की है और वो लास्ट वक्त में एक IAS IPS बन कर के अपना और अपने परिवार का और अपने सोसाइटी का नाम रोशन करना चाहता था, उसके हाथ से वो मौका छिन गया है। इस चीज़ को संवेदना के दृश्य से उनको देखना चाहिए, और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पूरे देश के साथ मतलब जिसमें पूरे देश का हित हो,
इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। आपने अभी कहा कि कोर्ट में भी ये लोग गए थे, 5 पिटीशन इसमें लगी। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोविड तो एक ग्लोबल पैंडेमिक था। अब जनप्रतिनिधि के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया है। डीओपीटी मिनिस्टर हैं माननीय जितेंद्र सिंह जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें लिबरल स्टैंड लें, क्योंकि ये स्टूडेंट का मैटर है। एज में भी एक्सटेंड करें या ना करें वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से क्लियरली कहा गया था कि वन टाइम रिलैक्सेशन कैन बी ग्रांटेड टू दोज हु आर गेटिंग ईदर एज एंड अटेम्प्ट वाइज बार्ड। तो ये होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भी भविष्य का सवाल था। हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन की थी, बहुत तैयारियां की थी, और हमें मौका नहीं मिला। और आपने एग्ज़ाम से सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले हमें सुनिश्चित कर दिया कि आपको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, और फिर वो जाकर के यू टर्न आपने लिया। तो ये बिल्कुल भी हित में नहीं है। इससे स्टूडेंट्स का लॉस होगा, इससे जो आपका एसेट्स है, ह्यूमन एसेट्स, हमारी नॉलेज भी एक एसेट्स है। 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा करके कोचिंग्स लेकर के, टाइम लगा करके, रिसोर्सेज अपना खर्च कर दिया, और उसके बाद उसके माइंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा देश का? अगर ये आदमी पकोड़े तलेगा तो फिर पकोड़े तलने के लिए वो जो दूसरी क्लास पास है उसके साथ कंपटीशन करेगा ये। और बजाय कि होना ये चाहिए कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को कम्पीट करना चाहते हैं तो जो भी ग्रेजुएट है उसको ग्रेजुएशन के हिसाब से नौकरी दी जाए, कोई उसको एग्ज़ाम पॉलिसी इस तरीके की बनाई जाए ताकि वो अपना भविष्य बना सके उसमें। ये सब लोग मास्टर डिग्री होल्डर है, कोई पीएचडी है इनमें से, कोई ऑलरेडी डॉक्टर है, कोई ऑलरेडी इंजीनियर है। तो इनका जो ये कर सकते थे, जब तक इनको अपने टैलेंट का यूज़ करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तब तक ये देश विकास नहीं करेगा। इस चीज़ को माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना होगा कि जब आप पूरे देश के समस्त विकास की बात करते हैं, जिस लोकतांत्रिक देश की आप बात करते हैं, आप सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो बिल्कुल मतलब जायज़ नहीं है। आपको एक संवेदनशील तरीके से इसमें एक्ट करना चाहिए। और एक मैं इतना जरूर कहूँगा कि कम से कम एज में एक्सटेंड करें ना करें, बट कोविड को ग्लोबल पैंडेमिक करते हुए, कंसीडर करते हुए इनको छूट ये इतनी ज़रूर देनी चाहिए कि एक बार ये मौका इनको मिले एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट देने का। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना जनप्रतिनिधि का इसमें नुकसान है, ना किसी कोर्ट का इसमें कोई नुकसान है। क्यों बच्चे खर्च कर रहे हैं पैसा? 50 लाख से ज़्यादा हीरिंग में खर्च हो चुके हैं, मामलों को लटकाया जाता है, वकील अपने पैसे बना लेते हैं। ये स्टूडेंट 100-100 रुपये, 200-200 रुपये इकट्ठे करके हीरिंग के लिए पैसा इकट्ठे करते हैं। हर बार नुकसान हो रहा है, और पैसा किसके पास जा रहा है? वकील के पास, सीनियर एडवोकेट के पास। वो 15 मिनट में 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इतना गांव देहात से आते हैं, जो लोग 400-500 रुपये की नौकरी उनको नहीं मिल रही है, डेली 400-500 रुपये नहीं कमाया जा रहा है, और ऐसे लोगों के लिए हम पैसा इकट्ठा करें और 15 मिनट में पैसे बना करके चले जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से सोचें। अगर रूरल क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस देश का कभी विकास हो नहीं सकता। और जिस सुनहरे देश की आप बात करते कि हमारा अब जीडीपी में 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर, उसको क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस कर गया, देश की हालात बहुत बदतर है। जैसा हमारे साथी ने बताया, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, हरियाणा में, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पर है। अगर इसी तरीके से अगर आप विकास करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस देश का कुछ नहीं होना है। जब युवा रोड पर है, युवा मरने के लिए तैयार है, आप उसको आगे कर देते हैं। आर्मी के लोग 21 साल में वो जब अपने अब उसने कुछ अभी देखा नहीं, वो अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है बॉर्डर पर, आप उसको आगे कर रहे हैं, राइट? और उसको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। उसको आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते साल का, 2 साल का, जब उसने इतना तैयारी किया। पूरा जर्जर हो चुका है। हमसे सुनिए, आप दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए, लेकिन सुनिए मेरा बात। भारत का न्यायिक व्यवस्था पूरा जर्जर हो चुका है। कौन सा न्यायालय का बात करते हैं? रंजन गोगोई जो हैं, जैसे ही न्यायाधीश से वो सब हटे, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। क्या प्रूफ है कि बीजेपी के टिकट से वो नहीं गए हैं बीजेपी से? यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था आपकी बात नहीं सुनेगी सर। सुन लीजिए आप एक बात को, आप पैसा खर्च करते करते मर जाइएगा, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोगों का सुनवाई होता है। पीआईएल दायर करने की बात होती है, पब्लिक पीआईएल दायर करता है। क्या पीआईएल दायर हो सकता है? कोई आम आदमी जाकर कर सकता है न्यायिक व्यवस्था में? कोर्ट में जाकर आम आदमी कर सकता है कोई केस? नहीं कर सकता है। सब के सब बिके हुए हैं। आप किस पुलिस का बात करते हैं? पुलिस, प्रीडेटर और प्रेस, तीनों के पास जाने पर से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्या कारण है? पुलिस तो बना दिया है आपने। पुलिस यहाँ पे कौन सा आदमी क्राइम करने के बाद जाता है पुलिस के पास? कोई केस करने भी जाता है? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? हम लोग जिस न्यायिक व्यवस्था पे आप टिके हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। आपने किन किन लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं, किन किन से इसकी गुहार लगाई है, और
किन किन की, मतलब आप प्रूफ दिखाइए, आपने ये ले रखे हैं कि किन किन लोगों को आपने चिट्ठी लिखी, ज़रा बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपीज़ हैं लोकसभा में, कोई एमपीज़ ऐसा नहीं है जिनको हमारी बात का नहीं पता हो। मेरा नाम सोहन कुमार है, बबीता जी हैं, संजीव जी हैं, रितेश सर हैं, और भी हमारा ग्रुप मेंबर्स हैं जो सभी के पास जा चुके हैं एक्सेप्ट गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। मतलब उनसे हमारी फिजिकल मुलाकात नहीं हुई है, मगर हम उनको चिट्ठियां लिख चुके हैं, हम उनको ईमेल्स डाल चुके हैं। हम सीधा डायरेक्ट पीएमओ में गए थे, अभी 2 दिन पहले भी पीएमओ में गए थे, उससे पहले भी पीएमओ में गए थे, उसका भी हमारे पास रिसीविंग है। सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। ये देखिए किस किस की चिट्ठियाँ हैं, किस किस को लिखी हैं आप? चिट्ठियाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया रिक्वेस्ट, और जिसका अभी 3 महीने पहले हमने वो रिक्वेस्ट डाली थी अपॉइंटमेंट के लिए भी। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट बैग के अंदर है वो, 1 मिनट पकड़ना जरा। मैडम, ये हर किसी ने अपने अपने एमपीएस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है। ये बीजेपी के धनबाद के एमपी हैं, उन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए लिखा है। ये प्रहलाद जोशी जी हैं, कोयला मंत्री बीजेपी के, उन्होंने एज रिलैक्सेशन के लिए लिखा है। ये अधीर रंजन चौधरी जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने यूपीएससी के एज रिलैक्सेशन के लिए लिखा है। ये नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने भी एज रिलैक्सेशन के लिए लिखा है। और इसके बाद ये चुन्नीलाल साहू, ये भी बीजेपी एमपी है। ये है महासमुंद से बीजेपी एमपी, इन्होंने लिखा है। छाया वर्मा राज्यसभा एमपी फ्रॉम कांग्रेस, इन्होंने लिखा है। अरुण साहू बीजेपी एमपी फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़, इन्होंने लिखा है। ये संजीव कुमार बालियान, इन्होंने राजनाथ सिंह जी को लिखा है, जो आर्मी की भर्तियाँ नहीं हुई। और अभी हाल ही में और एक बीजेपी के एमपी ने भी आर्मी में एज रिलैक्सेशन के लिए उठाया। टोटल 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उठा चुके एज रिलैक्सेशन के लिए, 5 ने यूपीएससी, 4 ने आर्मी। तो अब यही एक डिमांड है हमारा आपके पीएमओ में हमने भेजा। ये देखिए, इसका आप देख सकते हैं 9/10/2021, मतलब इसको भी टाइम हो गया करीब 4-5 महीने। 4-5 महीने के बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर इसमें जो है टाइम लग जाता है, और भी टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि पीएमओ का मैटर है तो सारे मैटर्स देखना और मतलब वो सारे क्रॉस चेक करना। फिर डीओपीटी में गया, डीओपीटी की तरफ से अभी रिप्लाई आया। श्री अब्दुल खालिक जी जो कि एमपी हैं, उन्होंने हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था, तो उनका आंसर उन्होंने दिया कि कोर्ट इसमें डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी, मतलब जो इसमें सुनवाई हो चुकी है और इसमें एज एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की जा सकती। मगर आप उस समय को भूल गए जब आपने खुद ही कहा था कि एज एक्सटेंशन हो सकती है। आपने 6 दिन पहले एग्जाम्स के कहा कि हम कंसीडर कर सकते हैं। We are impressed upon Mr. S.V. Raju to provide age and attempt-wise relaxation to those aspirants who are getting barred. तो वो सब क्या था? जब आप खुद ही बोल रहे हैं और आप खुद ही यू टर्न ले रहे हैं बाद में, तो ऐसा कैसे? और पॉलिसी चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है। जब कोर्ट आपको बोल रही है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन आप प्रोवाइड कीजिए कंसिडरिंग ग्लोबल पैंडमिक, इसको कोविड को, तो फिर तो दे देना चाहिए ना आपको। नुकसान तो इसमें है ही नहीं। कोर्ट ने भी बोल दिया, उसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा, जस्टिस एम खानविलकर, आप चेक कीजिए रचना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर 1410, उसमें आप चेक कीजिए, उसमें 5 फरवरी को हियरिंग के अंदर जस्टिस एम खानविलकर ने कहा कि जब आप एक कैटेगरी को दे रहे हैं जिनकी एज अभी बची हुई है, तो उनको भी दे दो जिनकी एज अभी ख़त्म हो रही है, 32 क्रॉस कर रहे हैं जो, क्योंकि हमें इसको एज एक्सटेंड नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये करना है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन हम ग्रांट कर सकते हैं। जब भी कोई त्रासदी इस बड़े लेवल पर आती है, महामारी के रूप में आती है, तो सभी स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। तो उसको महामारी कंसीडर करते हुए सबको एक अटेम्प्ट दिया जा सकता है, राइट। तो ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, मगर फिर उस बात को अनदेखा कर दिया। 8 फरवरी को 2021 में, 9 फरवरी 2021 में 2 दिन लगातार 5-5 घंटे हियरिंग हुई। बच्चों ने पैसा कलेक्ट किया, 5-5 लाख रुपए उनसे लिए जाते हैं जो इनकी तरफ से किए गए थे। मिस्टर सी दीवान, मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जी, और ये मुकुल रोहतगी सर, मिस्टर नरसिम्हा राव जी, और भी अन्य इतने तमाम बड़े बड़े एडवोकेट्स को हायर किया गया था ताकि एक बार जस्टिस मिल जाए। स्टूडेंट्स का पैसा खराब हो गया है, स्टूडेंट्स का समय खराब कर दिया है, और स्टूडेंट की एक जो लास्ट उम्मीद थी, जो उनका ड्रीम था, वो उनसे छीन लिया। और अब उस समय आप कह रहे थे कि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, इससे बचना मुमकिन नहीं है, कोई वैक्सीन काम नहीं कर रही है, सिर्फ ये करो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, या थाली बजाओ या कुछ ऐसा करो, मतलब दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। किसी को घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे, तो वो किताबें कैसे खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा? सबके पास तो अब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है ना, वो कहाँ से निकालेगा? तमाम
परेशानियों के चलते हुए उस टाइम सरकार भी नाकाम रही है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स की क्या हालत रही, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी बड़ी पूरी। तो मेन इशू ये है कि वन टाइम रिलैक्सेशन इन स्टूडेंट्स को चाहिए, वो चाहे एसएससी के हों, वो चाहे आर्मी के हों, वो चाहे यूपीएससी के हों, वो चाहे रेलवे के हों, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए कि कोविड को महामारी कंसीडर करते हुए इनको एक बार अवसर मिलना चाहिए अपने भविष्य को बनाने का, तभी जाकर के देश का उत्थान हो सकता है। और ये स्टूडेंट्स जो रोड पर बैठे हुए हैं, अपना समय अपना सब कुछ खो चुके हैं, तभी जाकर के ये जो है मतलब कुछ एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भी इस देश के भविष्य में कुछ योगदान रहेगा। तो इन लोगों की मांग है जो 2 साल इनके कोविड में बर्बाद हुए हैं उसको सरकार आगे बढ़ाए। लगातार सरकार को चिट्ठियां लिख रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम आपको पीछे दिखा दें, इन्होंने जो देश के हीरो रहे हैं उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये भगत सिंह हैं, और ये देश की जो उद्देश्य है उसको लगा रखा है। जो उद्देश्य का है भारत के संविधान के, ये महात्मा गांधी हैं, ये भीमराव अंबेडकर साहब हैं, और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू। इन सब ने अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है। बी आर अम्बेडकर साहब ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह ये लोग भी अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, गर्मी पड़ रही है, रात को मच्छर काटते हैं, लेकिन जब भी ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं ताकि इनको जो सरकार है वो इनकी मांगों को सुन सके और ये अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।